ओके, अब हम बात कर लेते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में। सो ये आपको पढ़ना है। अभी इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं इंपॉर्टेंट बॉडीज़ बता दूंगा, कौन कौन सी आपको पढ़नी है वही हम पढ़ेंगे, और कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो वो आपको पता चल जाएंगी। एक तो हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। ऑलरेडी मैं बेसिक क्लासेस में ये आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले पढ़ते आ रहे हो तो इसको रिवाइज़ करना एक बार। देखो, इस बार सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है। जितना पढ़ाई ईमानदारी से पढ़िए और हमारी बुक को प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए हमारे, तो हो जाएगा इजीली आपका सिलेक्शन। क्योंकि हमने आपको जो पढ़ाया है वो अच्छी डेप्थ में और बहुत अच्छी नॉलेज के साथ चीज़ों को पढ़ाया है। इतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट होगी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में, जिसको किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको ऐड किया जाता है। और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा लाई जाती हैं। तो इसमें हमें कौन कौन सी बॉडी पढ़नी है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है, इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है वो है आपकी लिख लो हेडिंग दीजिए इलेक्शन कमीशन के बारे में। सो इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका आपको आर्टिकल याद रखना है, डेट इज़ कॉल्ड 324। तो 324 आर्टिकल क्लियरली मेंशन करता है किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। और अगर हम बात करें पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो किस पार्ट में ये मेंशन है, और इसका जो पार्ट नंबर है 15, ये आपको याद रखना है। तो पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 15, जो कि आपको याद रखना है। तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324, पार्ट नंबर 15 इसका आपका क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद इसमें देखो इंपॉर्टेंट जो आते हैं आपके पोस्ट वो आती हैं। एक आपके इलेक्शन कमीशन में एक तो होता है आपका चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो ये तो होता है एक नंबर, और प्लस होते हैं दो आपके इलेक्शन कमीशन, ये कितने हैं हमारे, दो होते हैं। ये कितने हमारे, ये दो होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमारे प्रेजेंट जो इलेक्शन कमीशन है उसका नाम क्या है और इन दोनों का नाम क्या है, ये आप कमेंट सेशन में देखोगे, करंट में लिखोगे और यहाँ पे आप लोग मेंशन करोगे कमेंट सेशन में। तो जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है वही सर्च करेगा, बाकी तो इसको सर्च नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करें इलेक्शन कमीशन के जो भी टेन्योर होते हैं इनके मेंबर के, वो कितने होते हैं, वो होता है 6 साल का। जो भी इलेक्शन कमीशन बनता है उसका टेन्योर 6 साल का होता है, या आप बोल सकते हो रिटायर एज, या आप बोल सकते हो रिटायर एज कितनी है, 65 ईयर्स। तो दोनों में जो भी पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, इनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन हमारा किस किस का इलेक्शन करवाता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के और लेजिस्लेटिव काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन होता है ये लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी इलेक्शन करवाता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता होगा, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके पंचायती राज वगैरह म्यूनसिपलिटी इनके इलेक्शन करवाता है, हालांकि इनके इलेक्शन नहीं करवाता। एक तो ये सब, इन सब के इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। उसके साथ साथ किस किस के इलेक्शन करवाते हैं ये, उसके बाद किस किस के इलेक्शन करवाते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, उसके बाद बात करें हम लोग अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो दोनों के इलेक्शन कौन करवाता है, ये भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव या इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन, आंसर होगा इलेक्शन कमीशन। वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कमीशन, इंडिया लेवल के यही करवाएगा। क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कौन करवाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्वेश्चन कौन करवाता है, इनके इलेक्शन कौन करवाता है। तो इन सब के आंसर देने के लिए आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन करवाता है, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। बच्चे सोचते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का, इसलिए स्टेट के इलेक्शन कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये गलत है, तो ये करवाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको इलेक्शन कमीशन ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये आपको याद रखना है। ये कैसी बॉडी है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, इसके स्पेशल आर्टिकल लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए नेक्स्ट बॉडी की बात करें अगर हम, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 आर्टिकल तक यही है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन था आपका 324 से लेकर 329 तक। तो यहाँ पे ये आपका बात करेगा यूनियन की, यही आपका बात करेगा स्टेट की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, और जॉइंट का भी होता है। जॉइंट क्या करता है, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट बन जाए उन सबके कॉमन का करवाना, जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो ये कौन करवाता है? आपका जॉइंट PSC करवाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है UPSC। तो UPSC कैसी है? एक ये यूनियन लेवल पे है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन कैसी है? ये यूनियन लेवल पे है। ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी होती है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी जो सेंट्रल लेवल पे पोस्टों को फिल करवाने का काम करती है। इसके चेयरमैन जो है करंट में अभी वो कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? वो प्रदीप कुमार जोशी हैं। अभी इनके पूरा जोश है UPSC क्लियर करवाने का। जोशी मतलब जोश है प्रदीप कुमार के अंदर। चलिए उसके बाद चेयरमैन और मेंबर की बात करें तो इनको अपॉइंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सीधा मैं ये बोल सकता हूँ कि UPSC का चेयरमैन वही बनेगा जो प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लगना है, जो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा। तो प्रेसिडेंट को वो बनाना पड़ेगा, ये सबको पता है। उसके बाद स्टेट, अगर स्टेट PSC की बात करें, जैसे JKPSC ये क्या है? स्टेट रिक्रूटिंग एजेंसी है, जिसके चेयरमैन कौन है? BR शर्मा, डेट इज कॉल्ड ब्रिजराज शर्मा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, JKSSB एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो करंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। JKPSC के चेयरमैन कौन है? तो BR शर्मा है, BR शर्मा है। तो इनका टेन्योर की बात कर लें तो ये भी 6 साल होते हैं, जैसे आपका राज्यसभा के मेंबर का होता है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन का होता है, वैसे ही यहाँ पे 65 ईयर का मैक्सिमम एज होगा, तो ये रिटायर हो जाएंगे, तो भी इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ये है आपकी दूसरी बॉडी, डेट इज कॉल्ड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी कैसी बॉडी है? ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर JKPSC का बात करें, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम बात करें JKPSC या स्टेट की, तो उसमें क्या होगा? किसी भी स्टेट का, तो इनके चेयरमैन या मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? अगर हम बात करें अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करेगा आपका गवर्नर, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है तो इसमें गवर्नर आ जाएगा, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा। अगर हम यही बात करें कि इनको रिमूव कौन करता है, तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रिमूव करने की पावर गवर्नर के पास नहीं होती, तो ये एक्सेप्शन पार्ट है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका स्टेट, जो आपकी स्टेट PSC होती है, तो उसको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? उनके चेयरमैन और मेंबर को, तो आंसर होगा गवर्नर। लेकिन रिमूव करने का काम सिर्फ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी अगर हम एज की बात करें तो इनका एज होता है 6 साल का और 62 ईयर्स, क्योंकि स्टेट में आपको पता है हाई कोर्ट के जज की एज भी इतनी होती है 62। यहाँ पे आप लिख लेना, ये जो एज लिखी है ना, ये मैंने लिखी है UPSC की, यहाँ बोल सकते हो, यहाँ बोल सकते हो यूनियन की, जो भी यूनियन बॉडी होगी उनकी। अभी जो मैंने जो एज लिखी है किसकी है? ये स्टेट PCS की। उसके बाद आपने क्या देखा? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कैसी बॉडी है? ऊपर वाले दोनों कैसी बॉडी है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी के साथ साथ हमने 3 बॉडी पढ़ दी इसी के अंदर। ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, इसको एक एक्ट के अकॉर्डिंग लाया गया था, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको लाया गया था, ये एक्ट के द्वारा इसको लाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके मेंबर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्योंकि जॉइंट का मतलब 2 से ज़्यादा स्टेट, तो किसी एक के पास राज तो नहीं होगा, तो इसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेगा
और इसको रिमूव भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस मेंबर, तो इन दोनों को अपॉइंट और रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पूरा लिख देता हूँ मैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चाइना का तो आएगा नहीं, इंडिया का ही आएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। स्टेट की बात होती है तो गवर्नर हेड हो जाता है, लेकिन रिमूव करने वाला एक्सेप्शन पॉइंट है, इसको याद कर लेना। एज भी थोड़ा चेंज हो जाता है, वैसे 6 साल था, लेकिन रिटायरमेंट एज 62 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बॉडी की बात कर लेते हैं अब हम। तो नेक्स्ट बॉडी देखिए, यहाँ पे कैग की बात कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली आर्टिकल 148 में लिखा है। अगर आर्टिकल में लिखा है तो ये कैसी बॉडी होगी? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। कैसी बॉडी होगी? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। उसके बाद ये हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। इंडिया के जितने भी ऑडिट और अकाउंट जितने भी डिपार्टमेंट उन सबका हेड कौन होता है? कैग। कौन होता है? कैग। चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों का काम कौन देखता है? कैग देखता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। जो पब्लिक पर्स का गार्डियन किसको बोला जाता है? रक्षा करता हमारी कौन है? वो कैग होता है। कौन है? वो कैग होता है। इनकी अपॉइंटमेंट, क्योंकि सेंटर के लेवल पे जो भी बॉडी होगी, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज की बात होगी सेंटर लेवल पे तो वो 6 साल या 65 ईयर जो भी होगा उससे पहले उन्हीं के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब देखो ये पूछा जाएगा एग्जाम में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो, उसका ऑडिट कौन कर सकता है? देखो पैसे तो नहीं निकलवा सकता, लेकिन ऑडिट कौन करेगा? कैग। वहाँ पे जो पैसा है उसका लेन देन हुआ है वो सही है गलत है, उसका ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका जो विड्रॉल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और ये पार्लियामेंट द्वारा निकाला जाता है। जो कैग बाद में अपनी रिपोर्ट बनाता है, जो एनुअल रिपोर्ट बनाता है, वो आपको मैं पहले ही बता सकूँ कौन किसको रिपोर्ट सबमिट करता है। मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था, वहाँ मैंने आपको कैग भी पढ़ाया था, बहुत कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो कैग जो अपनी एनुअल रिपोर्ट होती है वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। अगर वो बात करें हम लोग स्टेट की, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट की जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो गवर्नर को सबमिट करेगा, गवर्नर आगे लेजिस्लेटिव असेंबली में सबमिट करेगा। और इसके चेयरमैन कौन अभी करंट में? चेयरमैन कौन है कैग के? तो वो हैं आपके श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो पहले हमारे एलजी थे, आपको पता ही यही है। तो ये है आपके कौन? चेयरमैन ऑफ कैग। तो यहाँ पे ये भी बॉडी इंपॉर्टेंट है। ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल में इसका क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है सब कुछ। और कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? कैग की वो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट कौन होता है? वो कैग ही होता है। और इसी को हम लोग गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बाकी 6 ईयर 65। स्टेट की बात होगी 62, अदरवाइज सेंटर की बॉडी होगी तो वो 65 एज आपको याद रखना, 6 साल तक का। बाकी पूछा जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ऑडिट कौन करता है? तो आंसर होगा कैग। कॉन्टीजेंसी फंड को कौन करता है? आंसर होगा और उसका जो प्रेसिडेंट होता है वही उसका विड्रॉल कर सकता है। बाकी ऑडिट वगैरह तो कैग ही करती है सब कुछ। कैग अपना एनुअल रिपोर्ट अगर सेंटर का होगा तो वो सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट आके हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। अगर स्टेट में हो तो वो सबमिट करेगा गवर्नर को, और गवर्नर करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। और करंट कैग के वो कौन है चेयरमैन, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट बॉडी की, जैसे आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में अभी कुछ दिन पहले पढ़ा। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्या है आपका, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डेट इज़ कॉल्ड अटॉर्नी जनरल, मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन आपका कैसा बॉडी है, जिसको बाद में नीति आयोग के नाम से जाना गया 2015 के बाद। मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, अभी लास्ट में पढ़ाया जस्ट आपको।
ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसे पता चला? क्योंकि ये किसी एक्ट से नहीं लाया गया, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? ये एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए एक ऐसी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आता है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसको 1993 में बनाया गया था बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के द्वारा। पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट था जिसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया, बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसके द्वारा इसको बनाया गया। इसलिए कैसी बॉडी है? ये एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2006 में इसमें फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट भी की गई थी। उसके बाद इसमें 5 मेंबर होते हैं। NHRC में 5 मेंबर होते हैं। एक तो आपका चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं। एक तो चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं। तो जो चेयरमैन है, इसकी ये कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा होना चाहिए। वो आपके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा होना चाहिए, तभी वो NHRC का क्या बन सकता है? चेयरमैन बन सकता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन इसको अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनती है, उसके बाद प्रेसिडेंट तो करता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? तो 6 मेंबर की कमेटी बनती है जो इनके मेंबर को क्या करती है? अपॉइंट करती है। देखो, मेंबर को अपॉइंट करने का काम क्या होता है? एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, 2 मेंबर ये हो गए, और उसके बाद एक आता है होम मिनिस्टर। 1 2 3 4 5 6 मेंबर होते हैं। तो ये डिसाइड करेंगे NHRC का मेंबर कौन होगा। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन ये जो कमेटी बनती है, इसमें जो 6 मेंबर होते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसका मेंबर कौन होगा, कौन नहीं होगा। टेन्योर की बात करें तो 5 साल, अभी तक आप 6 साल पढ़ते आ रहे थे, इसका है 5 साल या 70 साल की है। तो कैसे पता चलेगा 70 साल? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अगर रिटायर्ड जज है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड है, तो डेफिनेटली 65 के बाद रिटायर हुआ होगा वो 65 में, तो उसके बाद ये 5 साल यहाँ काम कर सकता है, मैक्सिमम 70 ईयर तक हो सकती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ये कैसी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको एक एक्ट के द्वारा लाया गया। प्लानिंग कमीशन को कोई एक्ट के द्वारा नहीं लाया गया, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको राइट टू इंफॉर्मेशन के जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग लाया गया, इसलिए ये कैसी बॉडी है? ये कैसी बॉडी है? ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके मेंबर को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी होती है, इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साथ में लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात होती है। इसका टेन्योर की बात करें 5 साल 65 ईयर्स। तो ये 65 कॉमन है, कॉमन आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये 70 ईयर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है NHRC के बारे में, अदरवाइज इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज थी जो मैंने आपको बताई, इसमें मैक्सिमम आप पढ़ चुके हो, इसलिए आपको ये बॉडीज़ मैंने बता दी। जिसमें आपका इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट था। देखो, मैंने आपको फाइनेंस कमीशन नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ जब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था। सो डैट कि अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर को, उसको रिवाइज़ किया होगा और हमारी बुक से प्रैक्टिस की होगी, तो आप 10 में से 8-9 क्वेश्चन तो ईजिली बना सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। और अगर आपने इसको रिवाइज़ नहीं किया तो ऐसा इसको एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते। सो अभी आपके पास टाइम है, मैक्सिमम रिवीजन करिए और हमारे मॉक दीजिए एक्स्ट्रा, क्योंकि 160 मॉक बहुत होते हैं जिसमें आपको सेक्शनल प्रैक्टिस करनी। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हो, बट एटलीस्ट जहाँ से प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना सेक्शनल वाइज। अगर 40 से 50 क्वेश्चन भी हमने सेक्शनल मॉक में रखे होंगे, तो 40-50 से आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी और यही से क्वेश्चन दिखेंगे। और 5 फुल मॉक हैं, वो पक्का देखे जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कवर करना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, इसलिए ये चीज़ें आपको करनी है। सो बाकी पॉलिटी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इतना पढ़ के चले जाओ तो सफिशेंट आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सो अब आपका एक लेक्चर 2 आएगा आपका मैथ के ऊपर, इसमें DI करवाना, मेंस्ट्रुएशन खत्म करवाना, तो मैथ भी ऑलमोस्ट खत्म। फिर उसके बाद एक लेक्चर आएगा आपका इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो खत्म हो गया आपका ऑलमोस्ट। जो पढ़ा उसको रिवाइज करिए, बार बार मॉक पे एक्स्ट्रा हमारी प्रैक्टिस करिए और बाकी मेहनत करते रहिए ईमानदारी से, तो नौकरी मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।